नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शख्स हाजी इकबाल के काले कारनामों का लगातार खुलासा हम अपनी इस मुहिम के जरिए कर रहे हैं। किस तरीके से इस शख्स ने सहारनपुर में अवैध खनन के जरिए पूरे जिले की जो संपत्ति है उसे लूटा, पूरे तरीके से जिले को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया और इसके अलावा पर्यावरण को भी इस शख्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लगातार इस मुहिम के जरिए हमने वो तमाम खुलासे किए हैं जिन तमाम काले कारनामों को, गोरखधंधों को इस शख्स ने अंजाम दिया है। हमारी ये मुहिम तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक कि हाजी इकबाल पर शिकंजा नहीं कसता है, जब तक कि ये शख्स सलाखों के पीछे नहीं जाता है। अपनी इस तमाम मुहिम के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे ये सरगना बन बैठा है। चाहे शिक्षा माफिया की बात की जाए, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए, या फिर आज रियल एस्टेट, यानी जिसका खुलासा आपके सामने हम करेंगे, क्योंकि आज 27वीं कड़ी में हम आ पहुंचे हैं और इस कड़ी में आज सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे कि कैसे इस शख्स का जो काला धन है, जो काला पैसा है, वो रियल एस्टेट में लगा हुआ है और किन किन कंपनियों में इसने पैसा इन्वेस्ट किया और कैसे बायर्स को लूटने की कोशिश की, बायर्स को लूटा, उनकी गाढ़ी कमाई को लूटा। इन तमाम चीजों का खुलासा आज होगा, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिससे आप ये समझें कि क्या कुछ आपने अब तक इस शख्स के लिए इस पूरी मुहिम के जरिए समझा है। मेरा क्या होगा हाजी इकबाल पार्ट 26 में आज हम खास तौर से हाजी इकबाल के उस काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल रहे हैं जिसमें उसने लोगों के सपनों के साथ भी खिलवाड़ किया है। देखिए, इसमें जो पूरा नेक्सस काम करता है इस तरह की कंपनीज को चलाने में, और ये जो पैसा दिखाया जाता है इसमें एक लंबा चौड़ा नेक्सस काम करता है। आप एक प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कीजिए कि सबसे पहले होती है लैंड अलॉटमेंट, और अगर आप इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे ये मैक्सिमम अथॉरिटीज़ के लैंड्स पे बने हुए हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या हुडा की लैंड्स हो। तो इन लैंड्स में आप इनिशियल अलॉटमेंट्स जब देखेंगे, ये कल्चर शायद पहले कम मिलता था, लेकिन पिछले बीते कुछ 8-10 सालों में ये कल्चर बहुत दिख रहा है कि ये जो लैंड्स हैं लीज पे दी जाती हैं इन बिल्डर्स को, जिसमें हार्डली 5% पैसा बिल्डर्स देते हैं। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल हाजी इकबाल के कंपनियों के मकर जाल तक जा पहुंची है। करीब 50 रियल एस्टेट की कंपनियां हाजी इकबाल और उसके परिवार के कब्जे में है और इसमें कई कंपनियां शेल कंपनियां हैं। हाजी इकबाल अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए सिर्फ ग्लोबल यूनिवर्सिटी ही नहीं बनाया है, उसने रियल एस्टेट में, डायमंड शॉप्स में, मॉल्स में भी अपने इस पैसे को लगाया है सफ़ेद करने के लिए। और इस पूरे कोशिश में उसने कई शेल कंपनियां बनाई हैं, और जो कंपनी फ्रंट पर होती है उसमें उसके पीछे कोई और कंपनी होती है, उसमें इकबाल का या उसके भाइयों का शेयर होता है। जैसे यूटीसी 60 करके एक कंपनी है जिसका आप देख रहे हैं, ये करीब 21 किलोमीटर का दायरा है। उसका कार्यालय देखिए, 21 हेक्टेयर का ये दायरा है, जिसमें 11 टावर बनने हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उसके स्तर के यहाँ पर बनेंगे। बिजनेस सेंटर बनेगा, टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा, यहाँ पर विलास बनेंगे लोगों के रहने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल के लोगों की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। बिजनेस सेंटर बनेगा, करीब 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये दिया गया। लेकिन कैसे काम करता है, देखिए, ये जो यूटीसी 60 है इसमें डायरेक्टर का नाम आपको कोई और मिलेगा सामने, लेकिन उसके पीछे, उस कंपनी के पीछे जो मुख्य रूप से जो हाजी इकबाल की कंपनी का नाम है ग्रैंड पीक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा, टाउनशिप का नाम है यूटीसी कोड 60। और इसी तरीके से ये कंपनियों रियल एस्टेट की कंपनियों में उसने अपने पैसे डाले हैं। इस कंपनी का दुबई से भी कुछ लिंक बताया जाता है, हवाला का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भी मामला आपको इसमें हम पड़ताल करके आपको दिखाएंगे। यही नहीं, गुड़गांव में भी कई कंपनियां एएमबी के नाम से, बिल्टेक के नाम से कंपनी है, जिसमें उसने कई प्रोजेक्ट लिए हैं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लिए हैं, जिसमें उसने काले धन को सफेद करने की कोशिश की है। सुदर्शन न्यूज उसके हर कोशिश को, हर चाल को, हर उस काले धन को सफेद करने के राज का पर्दाफाश करेगा। ये हमारा आपसे वादा रहा है और उसी के तहत हम यहाँ आए हैं, उस इलाके में आए हैं जहाँ हम खड़े हैं। ये आम्रपाली टेक का जगह है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये बिल्डिंग बन रही है, और ये बिजनेस सेंटर के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। इसी के तर्ज पे इस इलाके को वो डेवलप करेगा, हाजी इकबाल डेवलप करेगा और यहाँ करोड़ों रुपए बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब ये खबर सुदर्शन न्यूज़ दिखा रहा है और ये सच से पर्दे उठा रहा है, तो सरकार कब तक जागेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अश्विन त्रिपाठी,
सुदर्शन न्यूज, यूटीसी कोड 60, ग्रेटर नोएडा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए उन तमाम बायर्स को लूटने की साजिश की जा रही है हाजी इकबाल की तरफ से, लेकिन उसके तमाम काले कारनामों का, वो तमाम साजिशें जो वो रच रहा है इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने की, उसे सुदर्शन न्यूज कभी भी पूरा नहीं होने देगा। खुलासे करेंगे क्या कुछ कोशिश हो रही है रियल एस्टेट के जरिए हाजी इकबाल की तरफ से अपने काली कमाई के जरिए। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट। तो अब तक हाजी इकबाल किस तरीके से एक जिले के अंदर एक पर्यावरण को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा था, लेकिन यह शख्स इतना ही शातिर नहीं है। अवैध खनन से राजस्व और पर्यावरण को लूटने वाले हाजी इकबाल बाला ने आम लोगों की खून पसीने की कमाई को भी लूटने की शातिर तरकीब निकाल ली है। यह तरकीब है आपके सपनों के घर दुकान पर डाका डालने की। सुदर्शन न्यूज ने पहले ही आपको दिखाया था कि कैसे हाजी इकबाल अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए 111 फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था और कैसे मखौटा कंपनियां बनाकर रियल एस्टेट में घुसपैठ कर ली। लेकिन सुदर्शन न्यूज की आगे की पड़ताल से आप सकते में आ जाएंगे। दरअसल हाजी इकबाल के सिंडिकेट आपके जीवन भर की कमाई को लूटने का फुल प्लान यहां पर तैयार कर चुके हैं और किस तरीके से आपको लूटा जाएगा इसका खुलासा आज इस रिपोर्ट के जरिए हम कर रहे हैं। ये कोड 60 प्रोजेक्ट है। निर्जल जले हुए पौधे और इकलौते ऑफिस के चारों तरफ उग आए जंगल आपके सपनों के टुकड़े और लूटने की केवल गवाही ही नहीं देता, बल्कि इसके पीछे की साजिश को भी एक पल में आपकी आंखों के सामने ला देता है। 11 साल बाद भी इसकी ऐसी शक्लो सूरत हालात निवेशकों को खून के आंसू रुलाने के लिए काफी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क 5 के 21 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट को जमीन 2006 में ही अलॉट कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी यूटीसी के दावों की माने तो अब तक यहाँ एक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बिजनेस सेंटर, टेक्नो सेंटर, मॉल, मल्टी स्टोरी कमर्शियल सेंटर, विला, आलीशान 7 स्टार होटल बुलंदियां छू रहा होता और ये बिजनेस हब नोएडा की शान होता। दावे यही नहीं रुकते। इसके मुताबिक सऊदी अरब के रॉयल घराने की कंपनी एडेक्स यूटीसी कोड 60 के पार्टनर हैं। जी हाँ, वो एडेक्स जिसका रुतबा पूरी दुनिया में है, जिसके दुनिया के नामी निर्माण कंपनियों के साथ अनुबंध कर रखा है। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने पड़ताल की तो राज बाहर आने लगा। सऊदी अरेबिया के एडेक्स कंपनी के वेबसाइट पर जब हम गए तो हमें यूटीसी कंपनी या उसके साथ पार्टनरशिप की कोई जानकारी नहीं मिली। मुद्दा ये है कि क्या यूटीसी का ये सफेद झूठ लोगों को झांसा देकर इस प्रोजेक्ट में फंसाने का था। वही बड़ी मुश्किल से हम यूटीसी कंपनी की जानकारी हासिल कर पाए और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट की कंपनी का अपना कोई वेबसाइट तक हमें नहीं मिला। यहाँ तक कि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स का संगठन क्रेडराई का भी सदस्य नहीं है। यानी बड़ी मुश्किल से हम ये जान पाए कि इसका एक डायरेक्टर रतन सिंह है, बाद में 2 और डायरेक्टर उमर जमशेद और तीसरा तस्नीम अजहर का नाम भी हमें मिल गया। लेकिन जब हमने और गहनता से पड़ताल की तो हम भी सकते में आ गए। दरअसल रतन सिंह साहिबाबाद के एक छुटभइये बिल्डर हैं जो जमीनों को हड़पने के लिए बदनाम हैं। वही उमर जमशेद और तंसीम रियल एस्टेट के बेहद बदनाम दलाल हैं जिन्होंने रिवर बिल्डर्स, रोजबुल बिल्डटेक, वुड हिल होम्स, जेआर रियलकॉम और टाइकून इंफ्राकॉन सरीखी कंपनियां बनाई और अचानक सीन से तब गायब हो गए जब डील में गड़बड़ी सामने आई। यानी इनका कंस्ट्रक्शन के नाम पर तजुर्बा नील है लेकिन धांधली में अव्वल है। अब सवाल ये उठता है, ऐसे बदनाम शातिरों को ही हाजी इकबाल ने क्यों चुना? तो जनाब, यूटीसी कोड 60 प्रोजेक्ट का करीब 11 सालों बाद मौजूदा हालत इसका जवाब दे देगी। जब निवेशकों के सपने खाक हो गए और बिल्डर नदारत। आपको एक बार फिर याद दिला दे कि यूटीसी कोड 60 प्रोजेक्ट का असल मालिक हाजी इकबाल है और ये डायरेक्टर है उसका मुखौटा।
तो जिस तरीके से शख्स अब तक शेल कंपनियां बनाकर यानी फर्जी कंपनियां बनाकर चूना लगा रहा था, वैसी ही कोशिश इसकी तरफ से अब रियल एस्टेट में भी की जा रही है, जिसमें यूटीसी कोड 60 के जरिए ये गाढ़ी कमाई बायर्स की लूटने की फिराक में है। लेकिन आज जो खुलासे हम आपके सामने करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या कुछ इस शख्स की तरफ से यूटीसी कोड 60 के जरिए जिन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का प्लान तैयार किया गया है, उसमें क्या कुछ है, इन तमाम चीजों का आपके सामने रखेंगे। खास मेहमानों से आप तक परिचय करा दें कि वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग जो है वो की जाती है और कैसे रियल एस्टेट के अंदर बायर्स को चूना लगाया जाता है, जिसमें हाजी इकबाल जैसे लोग शामिल होते हैं। हमारे साथ एडवोकेट राहुल कुमार हैं, जो रेरा के एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ राशेष पुरोहित जी भी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एनसीआर बायर्स एसोसिएशन के। संतोष गुप्ता भी हैं, जो बायर हैं, और साथ ही साथ हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी हमारे पास हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट हमने की हैं उसमें क्या कुछ मिला है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, क्योंकि अभी तक जो तमाम चीजें अब तक हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं वो या तो पर्यावरण से जुड़ी रही हैं या वो खनन से जुड़ी रही हैं, और किस तरीके से ये बोगस कंपनियां बनाकर, शेल कंपनियां बनाकर, या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो तमाम काले कारनामे हैं उन्हें अंजाम देता रहा है। लेकिन रियल एस्टेट में जहां पर कहा जाता है कि बड़ी संख्या में जो है पैसा लगता है, ब्लैक मनी जो है वो इन्वेस्ट की जाती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है शख्स होते हैं, तो क्या निकलकर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में, कैसे ये जो है अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम दे रहा है? देखिए सुमित, जो अभी तक हम पड़ताल कर पाए और जो दस्तावेज के उसमें जो आईआईटी, एसएफआईओ, सीबीडीटी की जो जानकारी थी वो इतना थी कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन पैसे कहाँ से आए, कैसे गए, यानी मनी ट्रेल पे वो आके रुक जा रही थी, क्योंकि इनकी कंपनियां जानकारी देने को एक तरह से टाल रही थी या समय मांग रही थी। हमारी पड़ताल उससे आगे बढ़ी। जब हम मनी ट्रेल करते हुए आगे बढ़े तो समझ में आने लगा कि ये रियल एस्टेट कंपनियां, एक ही आदमी 50 से ज़्यादा के करीब रियल एस्टेट कंपनियां क्यों बना रहा है और करीब 1000 करोड़ के आसपास कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, और लगातार एक ही पैसे 1000 करोड़ ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं दूसरी कंपनियों में, और आके उसका मंजिल जो है एनसीआर के कुछ कंपनियों में हमने देखा। और पार्टनर जिस तरह के, और जब हम पड़ताल किए कि आखिर ये जिन कंपनियों को किए गए उनके प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, तो जैसा आपने देखा कि हम वहाँ ग्राउंड जीरो पे गए, वहाँ हमने देखा कि वहाँ कुछ नहीं है। फिर हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो समझ लीजिए हमें ये लगा कि ये अब अगर हम अपने दर्शकों को इससे अलर्ट नहीं करेंगे तो शायद उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से निवेश करवाया गया होगा इस प्रोजेक्ट में और जो उसकी हालत है वो बेहद गंभीर है। और दूसरा, इसका जो मेन, इसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड जिसका है, काले धन को सफ़ेद करने का जो मशीन की तरह से इस्तेमाल किया हाजी इकबाल, वो अगर इसके पीछे है और उसने जो फ्रंट कंपनियां, जो मुखौटे बनाए हैं, ऐसे लोग हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट के साथ अच्छा नहीं होने जा रहा है। जी, यानी कि इसी तरीके से बोगस कंपनियां बनाई जाती हैं, उसमें पैसा खपाया जाता है, और जो हाजी इकबाल जैसे लोग हैं जो नंबर 2 का पैसा बनाते हैं, उनके लिए रियल एस्टेट जो है कम से कम एक जगह बन जाती है, और उसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग की जाएगी और जो गाड़ी कमाई को जो है लूटने का प्लान बनाया जाता है। आपके पास आना चाहता हूं राशेष जी, क्योंकि लगातार आपने इस तरीके के मामले देखे और हम खबरों में भी देखते हैं कि कैसे बायर्स को जो है रियल एस्टेट के अंदर लूटा जाता है। ओवरऑल हम बात करें, अगर पर्टिकुलरली हम नहीं बात कर रहे हैं कि हम हाजी इकबाल के पैसे की बात करें या उसने जो है किस तरीके से इस पूरे खेल को अंजाम दिया है, नॉर्मली जो केसेस सामने आते हैं रियल एस्टेट के अंदर, या बोगस कंपनियां बनाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता है, या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो पहले ही अलॉट हो जाते हैं उस पर फिर भी काम शुरू नहीं होता है, किस तरीके से इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है? देखिए, इसमें होता क्या है, 2007 से ये पूरा जो खेल चालू हुआ है वो 2007 से स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 2007 की मैं बात करूँ तो पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारी रियल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन, इन सब की जितनी भी ज़मीनें, एक इंच ज़मीन पिछले 10 साल में पिछली उत्तर प्रदेश की जो दोनों सरकारें थी, उन लोग ने एक एक इंच ज़मीन जो है वो बेच दी है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वही सारा फंड है, वो अलग अलग तरीके से स्कीम लाई गई है कि जिससे जितने भी लोग हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे, और 10% के ऊपर पूरी लैंड दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यही भूमाफिया हैं या यही पॉलिटिकल फंड हैं या वो सारा फंड घूम घाम के
कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के अंदर वापस घूम के आता है। यही लोग हैं जो अपनी ज़मीन भी खरीदते हैं और यही लोग हैं जो अपनी ज़मीन बेचते भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन को अपने नाम पे सरकारी रसूख को इस्तेमाल करके, अपनी गुंडागर्दी को इस्तेमाल करके ये पूरा पैसा, जैसे जिस तरीके से अश्विनी जी आपने कहा, तो उसी तरीके से ये पूरा पैसा घूम के वहीं पे वापस आ रहा है। आशीष जी, एक सवाल मेरा आपसे था कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी आपको कि बायर्स एसोसिएशन बनाने को आपको लगा कि नहीं अब राइट टाइम है बनाने की, और क्यों ऐसा आपको लगा और क्यों किया आपने ऐसा? देखिए 2007, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, 2007 के बाद जिस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स हर रोज़ अखबार के अंदर आते गए, हर रोज़ अखबार के अंदर एक नया ब्रोशर मिलता था, आपको दिखाते हैं इटली की फ़ोटो और बनाते हैं जज्जर में जैसे तो उस तरीके से बायर के साथ धोखाधड़ी करने का जो कार्यक्रम है वो 2007 से ही शुरू हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे चलते गए तो आज हमने खुद मैं अपने केस की बात करूं, मैं 2011 में जब हमने घर बुक कराया था तो उस समय हमें 2012 एंड में हमें पोजीशन मिलना था, लेकिन 2012 एंड चला गया, 6 महीने ग्रेस पीरियड चले गए, उसके बाद देखते गए अरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर जब पता लगा तो हमारे जैसे और भी इतने सारे लोग हैं कि जिनकी यही प्रॉब्लम है, तो हम सब ने फिर बाद में सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ऐसे जो फ्रॉड बिल्डर हैं उनके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी। जी बिल्कुल, और स्थिति जो है तभी ज्यादा मुश्किल सामने आते हैं जब बड़ी संख्या में इस तरीके के लोग सामने आते हैं, जिस तरीके से आशीष जी ने यहाँ पर कहा कि जब बड़ी संख्या में ज्यादा लोग सामने आए तो इसीलिए जरूरत पड़ी कि एक एसोसिएशन हो जो कम से कम एकजुट होकर आवाज यहाँ पर उठा सके। लेकिन आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उस आवाज का इफेक्ट कितना होता है, क्योंकि हाजी इकबाल जैसे लोग जिनका अपना राजनीतिक रसूख भी होता है उसका वो फायदा उठाते हैं, और साथ ही साथ वो पैसा जो उन्होंने काली कमाई का इकट्ठा किया है एक जिले के अंदर खनन करके और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शिक्षा माफिया के तौर पर खुद को स्थापित करके उसका इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीजों का और खुलासा करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन लौट। एएमबी ग्रुप की सपनों की दुनिया में आपके घर दुकान का सपना कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा, और आपने इसमें निवेश भी कर दिया होगा, और नहीं किया है तो निवेश की हसरत तो जरूर ही पाल ली होगी। लेकिन जनाब अब आप जाग जाइए, एएमबी ग्रुप की इस जमीनी हकीकत को देखिए जहां 2 सालों से शायद ही तस्वीर बदली है। हालांकि इसकी शुरुआत 2014 में हुई, जिसे 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको लगता होगा कि ऐसे तो कई प्रोजेक्ट हैं जो समय से पूरा नहीं होते हैं, तो आपको इसके अंदर खाने की कहानी भी सुदर्शन न्यूज बताएगा। एएमबी ग्रुप के डायरेक्टर कहने को मनोज सेठी और सौरभ मुकुंद हैं, लेकिन खरीदार को चेक वीएस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से देना होता है। असल में इस कंपनी पर भी हाजी इकबाल की ही कंपनी का नियंत्रण है। यही नहीं, एएमबी बिल्डर प्रॉप प्राइवेट लिमिटेड का 2014 में करीब 36 करोड़ का सिक्योर्ड लोन, यानी जिस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, और लंबी अवधि का कर्ज देने वाली 18 कंपनियों में से 16 कंपनियां इस शख्स की है। ये तमाम खुलासे इस रिपोर्ट में। एएमबी ग्रुप इस सपनों की दुनिया में आपके घर दुकान का सपना कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा, और आपने इसमें निवेश भी कर दिया होगा, और नहीं किया तो निवेश की हसरत तो जरूर ही पाली होगी। लेकिन जनाब अब जाग जाइए, एएमबी ग्रुप इस जमीनी हकीकत को देखिए जहां 2 सालों से शायद ही तस्वीर बदली है। हालांकि इसकी शुरुआत 2014 में हुई, जिसे 2017 में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता होगा कि ऐसे तो कई प्रोजेक्ट हैं जो समय से पूरा नहीं होते, तो आपको इसके अंदर खाने की कहानी भी सुदर्शन न्यूज बतलाएगा। एएमबी ग्रुप के डायरेक्टर कहने को मनोज सेठी और सौरभ मुकुंद हैं, लेकिन खरीदार को चेक वीएस रियल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से देना होता है। असल में इस कंपनी पर भी हाजी इकबाल की ही कंपनी का नियंत्रण है। यही नहीं, एएमबी बिल्ड प्रॉप प्राइवेट लिमिटेड को 2014 में करीब 36 करोड़ का सिक्योर्ड लोन, यानी जिस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, और लंबी अवधि का कर्ज देने वाली 18 कंपनियों में से 16 कंपनियां सीधे हाजी इकबाल के परिवार की कंपनियां हैं, और वीएस रियल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर उसका नियंत्रण है।
जबकि मुखौटा मनोज सेठी को एएमबी बिल्ड प्रॉप प्राइवेट में सौरभ मुकंद के साथ डायरेक्टर बनाया गया है। यहाँ एएमबी ग्रुप के बिजनेस पार्टनर की भी जानकारी देना बेहद जरूरी होता है। एक बिजनेस पार्टनर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अवधेश कुमार गोयल को दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने फरवरी 2017 को तब गिरफ्तार किया जब अवधेश देश छोड़कर भागने के फिराक में था। अवधेश के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अर्थ स्टूडियो प्रोजेक्ट में निवेशकों को धोखा देने और उनके पूंजी को धोखे से लूटने और जिस प्लॉट पर इसका मालिकाना हक था ही नहीं, उस पर निवेशकों से फर्जी दावे कर झांसा देकर लोगों से निवेश कराया। इस खेल में इसने सहयोगी अंसल ग्रुप को भी चूना लगाया। एएमबी ग्रुप अर्थ इंफ्रा के साथ मिलकर गुड़गांव में अर्थ स्काई गेट नाम का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। एएमबी ग्रुप का दूसरा बिजनेस पार्टनर है स्पेस टावर प्राइवेट लिमिटेड। इसके डायरेक्टर विपिन शर्मा दीपक RJS चावला के खिलाफ पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में FIR दर्ज की है। दरअसल रोहतक का रहने वाला एक छोटा बिल्डर अशोक कुमार शेखावत ने स्पेस ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में कर्ज लेकर ठेके पर निर्माण का काम किया, लेकिन स्पेस ने शेखावत के लिए हुए काम के 9 करोड़ रुपए नहीं दिए और उल्टा उसे धमकाने और टॉर्चर करने लगे। इसी तरह दूसरे बिल्डर ने भी शेखावत के 6 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिससे परेशान होकर शेखावत अपने 8वें फ्लोर के छत से कूदकर जान दे दिया। ये सब यहाँ बताना जरूरी है कि जब लोग ठगे जा रहे हैं और खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को और आपके खून पसीने की कमाई पूंजी को सुरक्षित कैसे मान सकते हैं? यह खास जानकारी आपको यहाँ देना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2016 के आदेश के बाद CBI ने हाजी इकबाल बाला के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं अवैध खनन मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर CBI सहारनपुर में हाजी इकबाल के किले तक पहुंच गई है और बीते 7 दिनों से डेरा डाले हुए है। यानी CBI कभी भी हाजी इकबाल को गिरफ्तार कर सकती है और उसके और उसकी काली कमाई में साझेदारों के अकाउंट को सीज कर सकती है। तब आपके सपनों का क्या होगा? याद कीजिए, 2G मामले में गिरफ्तार यूनिटेक का डायरेक्टर से यूनिटेक और उसके निवेशक डूबने के कगार पर है और निवेशकों के धरने प्रदर्शन की खबरें आप आए दिन सुनते होंगे। यानी अगर अब तक की जो धांधलियां रियल एस्टेट के जरिए सामने आई हैं, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो पूरे नहीं हुए हैं या ब्लैक मनी के जरिए उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, अल्टीमेटली उसमें जो तमाम जो नुकसान है वो बायर को झेलना पड़ता है। उसके बाद जो कई मसले जो इस रिपोर्ट में भी हमने जिक्र किया कि कैसे बायर जो है उसके बाद सड़कों पर आता है, प्रदर्शन करता है या कानूनी जो सहायता लेता है, इन तमाम पचड़ों में वो फंसता है और साथ ही साथ लुटती है उसकी गाढ़ी कमाई। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आपके पास आना चाहता हूँ राहुल कुमार साहब, इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं। राजेश ने भी कहा और साथ ही साथ अश्विनी ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरीके से रियल एस्टेट के अंदर ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होता है या फिर उसके बाद बायर को वो पोजीशन नहीं मिलता है वक्त पर, या कई प्रोजेक्ट्स, खासकर अगर इसी प्रोजेक्ट UT60 की अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट अगर 2006 को अलॉट हुआ है और अब तक इसका कोई अता पता नहीं है, इसका क्या होना है क्या नहीं होना है, किस तरीके से बायर्स को जो है इसे अलॉट किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट का क्या प्लान है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में कानून क्या कहता है? पहले तो प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि क्या मोडस ऑपरेंडी होता है हर बिल्डर का, कैसे ये लोग अट्रैक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को। सबसे पहले तो ये एडवर्टीजमेंट देते हैं अखबार में और इनवाइट करते हैं, लुक्रेटिव, बहुत लुक्रेटिव लगता है ऑफर्स। उसके बाद ये जाते हैं, जैसे ही बायर्स वहाँ जाते हैं बोलते हैं आप ये बुकिंग फॉर्म है, आप बुकिंग भरो और एक बुकिंग अमाउंट है जो नॉर्मली 10% और 3 to 4 लाख के बीच में वेरी करता रहता है। जितने केसेस मैं कर रहा हूँ अभी होम बायर्स के लिए, मैंने यही देखा है कि 10% होता है या 3 लाख to 4 लाख होता है। और जैसे ये 3 to 4 लाख उनके अकाउंट में जाता है एज अ बुकिंग अमाउंट, उसके बाद ये 1 मंथ के बाद इनवाइट करते हैं। आप जब बुकिंग के अमाउंट के पे करोगे, उसके बाद उस समय अगर आप उनसे मांगोगे कि देखो आप किस टर्म्स एंड कंडीशन पे मुझे ये फ्लैट सेल कर रहे हो या प्लॉट सेल कर रहे हो, उस समय ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है या कोई वजह ढूंढते हैं हाइड करने के लिए। और जब ये 30% जो रिमेनिंग अमाउंट जो 1 मंथ के बाद होता है, जब आप वो पे कर देते हो तो उस समय ये कहते हैं कि ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट है आपका और आप इस एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ लीजिए और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। आपको ये एग्रीमेंट साइन करना है तो आप करिए, नहीं
तो आप ये जो अमाउंट आपने 3 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़ मुझे दिए हैं, आप उसका ये फॉरफिट कर लेंगे और आगे ये आप अगर डील आप कैंसिल करेंगे तो ये अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, आप फंस जाते हो, आप बिल्कुल चंगुल में आ जाते हो और आप उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते हो और वहाँ से ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम से ये शुरू होती है। अब ये पेमेंट अगर में डिले करोगे तो वो 18 to 24% वो आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर वो डिले कर रहे हैं तो उसमें 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत नॉमिनल अमाउंट है, कुछ भी नहीं आता है इसमें। तो इसलिए सालों साल चलती चली जाती है। जब आपको ये पता चलता है कि ये बहुत डिले हो गया, आप एजिटेशन के लिए आते हो, उसके बाद अब एजिटेशन में भी कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं होती तो आप फिर कोर्ट जाते हो। और कोर्ट जाने का जो सिलसिला है वो 2010-11 से शुरू हुआ, जो डेढ़ साल के बाद नेशनल कमीशन का एक जजमेंट आया पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ, जहां पर रिफंड के लिए अभिषेक द्विवेदी करके केस था, उसमें रिफंड के लिए 18% जो टोटल अमाउंट पेड थे उस पर 18% इंटरेस्ट ग्रांट किया गया। और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ जहां पर ऐसा लगा कि कोई कोर्ट, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, इसकी सुनवाई कर रही है जहां हमें कोई रेमेडी मिल रहा है। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं इस पर। और अब कंज्यूमर फोरम से शुरू हुआ, 2010 में फिर अलग अलग स्टेट के अपार्टमेंट एक्ट्स आए जहां पर पोजेशन डिलीवरी से कंस्ट्रक्शन से लेकर के डिलीवरी और हैंडिंग ओवर द इंटायर प्रोजेक्ट टू दी लोकल एसोसिएशन, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वहाँ तक की बात की गई। लेकिन आज मैं अभी भी ये बहुत सारे केसेस में देख चुका हूँ, कहीं भी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। नहीं, आपने जो तमाम पूरी एक फहरिस्त है, क्योंकि आप बहुत बेहतर बारीकी से समझ सकते हैं किस तरीके के मामले सामने आते हैं। रेरा के साथ क्या चेंजेस आए ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, और साथ साथ हमारे साथ बायर भी हैं संतोष, उनके सामने किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं इसे भी हम समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो एनसीआर में भी अपना गोरख धंधा हाजी इकबाल चला रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि जो पैसा उसने रियल एस्टेट में लगाया है उसके जरिए वो जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसे भी लूटना चाहता है। यूटीसी कोड 60 में उसने किस तरीके से अपने काली कमाई को लगाया है और उसी के जरिए कैसे वो और ज्यादा लोगों को लूटने की प्लानिंग बना रहा है, इसका खुलासा आज हम यहां पर कर रहे हैं। और लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए इसका खुलासा, क्योंकि रियल एस्टेट में किस तरीके से जो पूरा काला धन है उसे खपाया जाता है, हम लगातार आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर मौजूद हैं। संतोष जो बायर हैं वो हमारे साथ है। संतोष, जो मेरे पास जानकारी है, आपने जेपी जो एक माना हुआ ग्रुप है उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, क्या अनुभव रहा आपका, क्या क्यों दिक्कतें सामने आई? मैंने 2009 में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। ये एक सपना सजाया था कि मुझे एक घर मिलेगा 2012 में और मैं उसमें रहने के लिए तैयार हूँगा, पर अभी तक सिर्फ वादे ही वादे किए गए हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने बाद आपको पोजीशन दे दी जाएगी। अभी भी बिल्डर बोल रहा है कि 2019 तक आपको पोजीशन मिलेगी। मे बी, उसमें भी मे बी लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। कब तक आपको कहा गया था कि प्रोजेक्ट जो है आपको दे दिया जाएगा, और अब जब जो तमाम बायर्स हैं जब वो जाते हैं तो किस तरीके के जो है रिस्पॉन्सेज मिलते हैं? जब मैं उनके ऑफिस में जाता हूं तो सिर्फ एक वादा कर दिया जाता है कि आप 2 साल और वेट कर लीजिए या 1 ईयर और वेट कर लीजिए, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं, इस तरह के वादे किए जाते हैं। और मुझे ये प्रोजेक्ट 2009 में मिलना था, 2009 में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, 2012 में मुझे ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना था, पर उसमें सिर्फ अभी इंफ्रा उसका खड़ा हो गया है, लेकिन उसमें इंटीरियर के नाम पे कोई काम नहीं किया जा रहा। 2 साल से बिल्कुल काम बंद है इस प्रोजेक्ट का। और ये समझना चाहेंगे हम आपसे राहुल, ये जो मामला है, क्योंकि जेन्युइन केसेस हैं इस तरीके के, और जो अगर हम एक सिनेरियो में बात करें तो ज्यादातर इसी तरीके के मामले हैं, और शायद इसीलिए जब प्रशेष जी ने कहा कि हमें बायर्स एसोसिएशन बनाने की जरूरत पड़ी कि जब बहुतायत में इस तरीके के मामले सामने आने लगे, बायर क्या करे फिर, क्योंकि उसके पास सिर्फ सड़क पर उतरने के अलावा या चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता बचता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब ये 95% इन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्लैब तैयार किया हुआ है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में,
95% ये लोग क्या करते हैं, जब तक बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद ये 95% बायर से ले चुके होते हैं और फिर एकाएक कंस्ट्रक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं या रोक देते हैं, क्योंकि इसके बाद की इन्वेस्टमेंट जो है ये कहीं और फंड ट्रांसफ़र कर चुके हैं और पैसे इनके पास होते नहीं हैं, फंड उसके बाद इनके पास होता नहीं है, दूसरे फंड लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए या दूसरे प्रोजेक्ट में ये तब तक फंड ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं और फिर ये इंतज़ार करते हैं कहीं से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई लोन मिल जाएगा, आगे कंप्लीट करेंगे, तब तक प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है और ये नॉर्मली हर केसेस में यहाँ देखा जा चुका है। अब बात ये आती है कि ये किस फोरम में कहाँ अप्रोच करें इस तरह के केसेस की। तो क्या है, ये जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं इसको, इसमें अभी रीसेंट जजमेंट्स भी आए हैं। अमरीश कुमार शुक्ला करके एक जजमेंट है जहाँ पर स्पेशल जो 3 जजेस बेंच हैं, फुल कोर्ट बेंच होती है इन्होंने कहा है कि जो एक क्लास एक्शन होती है, कॉमन जो होता है कॉमन कंप्लेंट फाइल करके ये लोग क्लास एक्शन लेकर के और ये बिल्डर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। उसमें जहां ये डिले पोजेशन की मांग कर सकते हैं, उसमें कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, मेंटल फिजिकल एगनी हैरेसमेंट की मांग कर सकते हैं। और नेशनल कमीशन ने बहुत सारे केसेस में 10 to 12% विथ फ्लैट इन्होंने पोजेशन के लिए अवार्ड किया हुआ है, ऑर्डर पास हुई है। और जहां मैंने आपको पहले ही बताया है कि 18% इंटरेस्ट भी रिफंड के केसेस में ग्रांट किया जा चुका है। जी अश्विनी, जो UTC 60 की हमने यहाँ पर बात की, ऐसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इस शख्स के जहाँ जहाँ इसने ये तमाम कोशिशें की हैं जो है बायर्स को लूटा जा सके, उनकी गाढ़ी कमाई को लूटा जा सके? देखिए सुमित, जो हाजी इकबाल जो उसकी कंपनी जिसने सबके शेयर लिया है उसका नाम है ग्रैंड पीक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इस कंपनी का नाम है जिसने तमाम कंपनियों में जो रियल एस्टेट की कंपनियां, जो फ्रंट कंपनियां उसने खड़ी रखी है, सल कंपनियां खड़ी कर रखी हैं और जो सामने आपको दिख रही हैं उस कंपनियों में निवेश कर रखा है। AMB ग्रुप जो इसे हम कहते हैं, AMB ग्रुप में करीब 13 कंपनियां जो हाजी इकबाल की कंपनियां वो निवेश की हैं और 15 कंपनियां, और बाकी जो निवेश करने वाले जो VS रियल्टर्स हैं उसमें भी ग्रैंड पीक के जरिए और इसके जरिए जिन्होंने निवेश कर रखा है। तो मेन इसकी कंपनी जो कंट्रोल करती है वो ग्रैंड पीक है। और AMB ग्रुप सेल्फी स्क्वायर, सेल्फी स्ट्रीट, AMB कॉर्पोरेट पार्क, AMB कॉमर्शियल, इसके साथ अर्थ के साथ मिल करके ये एक स्काई गेट करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्पेस भी इसमें है। तो ये पूरा एक कंसोर्टियम बना करके, सारे फ्रॉड हैं जिनके साथ कहीं न कहीं वो है, वो कंसोर्टियम बना करके कोई ऐसे करके कर रहे हैं। तो जिसमें पब्लिक के सामने AMB ग्रुप दिख रहा है और वो आप उसी के सामने आप जाके बोलते हैं हाँ ये बड़ा नया ग्रुप है, बड़ा प्रोफेशनल है, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, बड़ा बढ़िया ऐड देते हैं। लेकिन पीछे जो ग्रुप होती है, जो उसको चला रहा है, जिसका पैसा लग रहा है या काला से सफेद कर रहे हैं और जो माल खा रहा है, वो पीछे उसके कंपनी, वो हाजी इकबाल और हाजी इकबाल की कंट्रोल की हुई कंपनी। यानी हर बार एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, नए नाम के साथ होगा। बिल्कुल नाम होगा और वो पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो CBI में अरेस्ट होने जा रहा है। ये हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे CBI जांच कर रही है और अवैध खनन की जांच CBI जांच करने पहुंच गई है। तो अरेस्ट होना ही होना, उसके अकाउंट सीज होने ही होने हैं। जी राजेश, आप रेरा की भी यहाँ पर बात हुई, आप उसे कंक्लूड भी कीजिएगा। हमने रेरा की भी बात की कि रेरा के जरिए जो है कुछ जो स्थितियां हैं उसमें सुधार आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ परेशानियां हैं। वो परेशानियां क्या कुछ आपके सामने आ रही हैं? और इसके अलावा ये जो डमी फेसेस बनाकर जिस तरीके से ग्रैंड पीक की यहाँ पर बात की या फिर UT 60 कोड की बात कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के जरिए जो भी हो, तमाम चीजें जो हैं वो आकर रुक जाती हैं हाजी इकबाल जैसे शख्स के ऊपर। ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में? देखिए, नॉर्मली होता क्या है, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सीरियसली जो सीरियस डेवलपर हैं उनका उसकी तरह नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे घुमाने के लिए, ज़मीन हथियाने के लिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंड को मैनेज करने के लिए इस तरीके की कंपनियां भी बहुत बनी गई हैं। और आज कहीं ना कहीं उसी चक्कर में आज बायर्स भी फंस जाते हैं। जैसे आपने कई बार ये भी देखा होगा कि बहुत बार ये ऐसी खबरें भी आई हैं कि आपको 12% फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, 12% रिटर्न मिलेगा, 24% रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके की लुभावनी बातें आपको सामने के बाद दे देंगी। सारे और बैंक से लोन आपके नाम पे जाता है। बिल्कुल, बैंक का लोन आपके नाम पे जाता है। इस तरीके के बहुत सारे झांसे जो हैं वो बिल्डर की तरफ से दिए जाते हैं। दरअसल वो प्रोफेशनल बिल्डर तो होते ही नहीं है, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ बायर्स के पैसे लूटना है और सरकार से जमीनें हथियाना। ग्रुप जैसे बायर्स से जुड़े हुए जो है डेवलपर से जुड़े हैं, उनके सामने भी इस तरीके की दिक्कतें हैं। मैंने JP ग्रुप में
95% पेमेंट 2009 में कर दी थी कि अगले 6 मंथ बाद मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा और मैं घर में रहने चला जाऊंगा। मेरी एक ईएमआई बचेगी और रेंट बच जाएगा। कितना वक्त हो चुका है टोटल? मुझे आज 7 ईयर हो गए। 7 साल हो चुके हैं 6 महीने के बाद। 3 साल में प्रोजेक्ट जी राहुल, रेरा के बाद कुछ चेंजेस नजर आए हैं, दिक्कतें मेन क्या आ रही हैं? देखिए, रेरा सबसे बड़ी समस्या तो रेरा में ये है कि अभी जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीशन नहीं मिली है, उनको कैसे रेरा का जो कंप्लायंस है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस ये है कि 70% जो टोटल अमाउंट आप फंड रिसीव करते हो होम बायर से, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उसको आपको एक इंडिपेंडेंट अकाउंट में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि लैंड की वैल्यू, सेल वैल्यू है उसके लिए, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही जाएगा। अब जो ऑलरेडी बिल्डर डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, जिनके नाम से अथॉरिटी में या जिन कंपनी के नाम से अथॉरिटी में तकरीबन 60 करोड़ 70 करोड़ रुपए लैंड प्रीमियम और लीज रेंट के लिए बाकी हैं, वो कैसे 70% की जो बैरिकेड है उसको कैसे मीट करेंगे? फर्स्ट। सेकंड, उसके बाद ये है कि जितने सारे कंप्लायंस आप सेक्शंस पढ़ेंगे रेरा के, तो जब सेक्शन 3 से शुरू होता है कि हर बिल्डर को एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि फंड कहाँ से आए, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट आप कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। डायरेक्टर्स के नाम क्या हैं, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं है कि ये डमी डायरेक्टर्स जो खड़े होंगे और जो पीछे से ब्लैक मनी कहीं से भी इसको रेगुलेट रूट किया जा रहा है, उसमें भी एक डमी डायरेक्टर खड़ा करके आप डायरेक्टर बना सकते हैं कि कंपनी लॉस बहुत क्लियर है। राहुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था कि जिनका पैसा फंस चुका है, जो खरीद चुके हैं, पैसा फंस चुका है, उनका पैसा कैसे बाहर निकले? इस रेरा में कोई है प्रोविजन है? बिल्कुल प्रोविजन है। इसमें एक रेगुलेटर बनेगा। रेगुलेटर ऑलरेडी अभी तो यूपी का नहीं बना हुआ है, लेकिन जल्दी हम यूपी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेगुलेटर बनेगा और वहां आप चाहेंगे तो वहां अप्रोच कर सकते हैं। एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर बायर को सजग होने की जरूरत है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर अपनी गाड़ी कमाई को लगा रहा है तो कम से कम ये समझ ले कि कंपनी किसकी है, किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है, और वास्तविकता में चेहरा जिसका चिपकाया गया है या पोस्टर बॉय जिसे बनाया जा रहा है, उसके पीछे वास्तव में चेहरा किसका है, उसके पीछे कहीं शातिर दिमाग जिस तरीके के हाजी इकबाल जैसे लोग हैं, क्या उनका पैसा तो लगा हुआ नहीं है? क्योंकि उनसे अपनी गाढ़ी कमाई को, अपने पैसे को बचाने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।